हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस लोकर्स एकेडमी में। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। आज हम लोग जो मनोविज्ञान में आप सभी लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के डर लग रहा है, तो आज मैं आप सभी लोगों को मनोविज्ञान के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी को मैं एक साथ आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। आज हमारा मनोविज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये अंतिम प्रहार होगा, यानी कहने का मतलब हमारा है कि ये अंतिम ऑब्जेक्टिव का सेशन होगा, जिसमें हम लोग जो भी एग्जाम में पूछे गए बार बार पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको करेंगे, साथ ही साथ एग्जाम में आने वाले जो प्रश्नों की संभावना है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, साथ ही अपने जरूरतमंद लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं, जिसमें हम लोग आज के सेशन में पहला नंबर प्रश्न को देखेंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि यदि एक मुसलमान अपने हिंदू मित्र का अभिवादन दोनों हाथों को जोड़कर करता है तो वह ऐसा किस समूह के प्रभाव का अंतर्गत करता है। ये पूछा जा रहा है कि यदि एक मुसलमान है वो अपने हिंदू मित्र उसका हिंदू दोस्त है, अगर उसका वो अभिवादन दोनों हाथ को जोड़ करके कर रहा है तो वह ऐसा किस समूह का प्रभाव का अंतर्गत करता है। जिसमें पहला नंबर ऑप्शन है प्राथमिक, दूसरा नंबर द्वितीय समूह, तीसरा नंबर संदर्भ और चौथा नंबर ऑप्शन का है इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा मुसलमान वो किस समूह का अंतर्गत करता है, तो वो प्राथमिक समूह का अंतर्गत करता है। तो पहला नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद आगे चलेंगे दूसरा नंबर प्रश्न पर, जिसमें दे रहा है कि शोर या ध्वनि को नापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो शोर या ध्वनि को नापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो वो डेसिबल का किया जाता है। तो दूसरा नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आगे देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न को, जिसमें कह रहा है कि शुद्ध वायु कहलाती है। शुद्ध वायु कहलाती है जिसमें 78.98% N2 होता है, 20.94% O2, 0.03% CO2। पहला नंबर ऑप्शन है। दूसरा नंबर ऑप्शन कर रहा है 20.94% N2, 78.98% O2, 0.03% CO2। तीसरा नंबर ऑप्शन कर रहा है कि 60.30% N2, 39.20% O2 और 0.03% CO2, और चौथा नंबर ऑप्शन करा इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध वायु की अगर बात करेंगे तो शुद्ध वायु क्या होता है हमारा 78.98% N2 होता है, 20.94% O2 और 0.03% CO2 होता है हमारा। तो शुद्ध वायु यही होता है। तो इसलिए तीसरा नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग चौथा नंबर प्रश्न पर, जिसमें दे रहा है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धन किसे कहेंगे। तो निर्धन किसे कहेंगे, तो जहां पे आमदनी कम और जीवन अपर्याप्त होता है तो हमारा वो क्या कहलाता है, निर्धन होता है, ठीक ना। तो चौथा नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद पांचवा नंबर प्रश्न पे चलेंगे, जिसमें दिया जा रहा है कि किस प्रेक्षण में प्रेक्षक प्रेक्षित समूह के साथ घुल मिलकर घटना का अवलोकन करता है प्राकृतिक रूप से। पहला नंबर ये प्रश्न है हमारा पांचवा नंबर, वो कह रहा है कि किस प्रेक्षक में प्रेक्षक प्रेक्षित समूह के साथ घुल मिलकर घटना का अवलोकन प्राकृतिक रूप से करता है। जिसमें पहला नंबर ऑप्शन है सहभागी, दूसरा नंबर ऑप्शन है असहभागी, तीसरा नंबर प्रकृतिवादी और चौथा नंबर ऑप्शन का इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग पढ़े होंगे 9 लेसन में, जिसमें कौशल के बारे में दिया था, प्रेक्षण कौशल के बारे में दिया होगा। प्रेक्षण कौशल में सहभागी और उसके बाद असहभागी प्रेक्षण के बारे में दिया होगा। तो जो प्रेक्षण कौशल में क्या करते हैं कि प्रेक्षक प्रेक्षित समूह के साथ घुल मिल करके घटना का अवलोकन करते हैं, वो सहभागी रूप से करते हैं। तो इसलिए हमारा पहला नंबर ऑप्शन इस पांचवा नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। ये याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद आगे चलेंगे छठा नंबर प्रश्न पर, जिसमें दिया जा रहा है कि किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग मनोग्रस्तता मनोबाध्यता बोलते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आगे चलेंगे सातवां नंबर प्रश्न पे, जिसमें दे रहा है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशिष्टता होती है। तो किसमें होती है, तो ये किसमें होती है, तो अपर्याप्त भोजन से वजन में कमी। एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशिष्टता इसमें पाई जाती है। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आगे चलेंगे 8 नंबर प्रश्न में, जिसमें दिया जा रहा है कि मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है, फ्रायड से, यूंग से, एडलर से या मैस्लो से है। तो किससे है, तो वो फ्रायड से है।
तो ए नंबर जो ऑप्शन जो 8 नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है आगे चलेंगे 9 नंबर प्रश्न में, जिसमें दिया जा रहा है कि पतंजलि का नाम किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो ये हमारा योग से संबंधित है। तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद जो है आगे चलेंगे 10वां नंबर प्रश्न पे, जिसमें दिया जा रहा है कि आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, हिप्पोक्रेटस को, फ्रायड को, मैस्लो को या रोजर्स को। किसको माना जाता है, तो याद रखना हिप्पोक्रेटस को माना जाता है, हिप्पोक्रेटस को। तो 10 नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद जो है आगे चलेंगे 11 नंबर प्रश्न पे, जिसमें दिया जा रहा है कि बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे। बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो वो कौन होंगे, तो बीने थे। ठीक ना, बीने थे। तो हमारा 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद आगे चलेंगे 12 नंबर प्रश्न पे, जिसमें दिया जा रहा है कि संवेगात्मक बुद्धिपद का प्रतिपादन किसने किया। संवेगात्मक बुद्धिपद का प्रतिपादन किसने किया, तो किसने किया, तो सेलोवे तथा मेयर ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई है, इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा कि सेलोवे तथा मेयर ने संवेगात्मक बुद्धिपद का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलेंगे 13 नंबर प्रश्न पे, जिसमें दे रहा है कि किसने बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता माना है। किसने बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता माना है, बैक्सलर, बीनेट, गार्डनर और इनमें से कोई नहीं। तो किसने माना, तो याद रखना बैचलर ने माने हैं। तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद आगे चलेंगे 14 नंबर प्रश्न पे, जिसमें दिया जा रहा है कि टीएटी जिसको कथानक अपवाद परीक्षण भी बोलते हैं, तो इसका जो है मापन किस प्रकार का परीक्षण है। मतलब टीएटी जो मापन है, कथानक अपवाद परीक्षण, किस प्रकार का परीक्षण है। प्रश्नावली परीक्षण है, आत्मविवरण आविष्कारिका परीक्षण है, कागज पेन से जांच परीक्षण या प्रक्षेपी परीक्षण है। तो टीएटी व्यक्तित्व मापन आप लोग पढ़े होंगे प्रक्षेपी परीक्षण में, उसके अंतर्गत ये आता है। तो इसलिए हमारा डी नंबर ऑप्शन जो है 14 नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि टीएटी व्यक्तित्व मापन कैसा परीक्षण, तो एक प्रक्षेपी परीक्षण, और इसका प्रतिपादन किसने किया, तो मर्रे एवं मार्गन ने किया था। ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न पर चलेंगे, जिसमें दिया जा रहा है कि रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिया है। किसको, आत्म को, अचेतन को, अधिगम को या आवश्यकता को। किसको दिया, रोजर्स ने जो है अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान तो वो आत्म को दिए हैं। तो इसलिए हमारा जो है ए नंबर ऑप्शन 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलेंगे 16 नंबर प्रश्न में, जिसमें दिया जा रहा है कि साक्षात्कार का उद्देश्य होता है। साक्षात्कार जिसको हम इंग्लिश में इंटरव्यू बोलते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या होता है, आमने सामने के संपर्क से सूचना प्राप्त करना। दूसरा नंबर कह रहा है कि परिकल्पनाओं का स्रोत। तीसरा नंबर कह रहा है कि अवलोकन के लिए अवसर पाना। और चौथा नंबर ऑप्शन कह रहा है इनमें से सभी। तो साक्षात्कार का उद्देश्य जो इनमें से क्या होगा, सभी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा इस 16 नंबर प्रश्न का सही हो जाएगा। ठीक सॉरी, आगे चलेंगे 17 नंबर प्रश्न पे, जिसमें दे रहा है कि सहभागी परीक्षण का मुख्य गुण क्या है। सहभागी परीक्षण का मुख्य गुण क्या है, जिसमें पहला नंबर ऑप्शन का है स्वाभाविकता, दूसरा नंबर ऑप्शन का है लचीलापन, तीसरा नंबर ऑप्शन का है परिशुद्धता और चौथा नंबर ऑप्शन का है वस्तुनिष्ठता। तो सहभागी परीक्षण का मुख्य गुण क्या है, तो मुख्य गुण क्या होगा, स्वाभाविकता होगा। तो 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक ना। इसके बाद आगे चलेंगे 18 नंबर प्रश्न पे, जिसमें दिया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है। अहम, इदम, प्राहम, इनमें से कोई नहीं। तो कौन होता है, तो याद रखना है कि आनंद सिद्धांत से निर्देशित ईड होता है। ईड जिसको हम लोग आईडी बोलते हैं, आईडी से सूचित करते हैं, या इसको हम लोग इदम बोलते हैं, इदम बोलते हैं या ईड बोलते हैं। अहम जिसको हम बताएं पहले भी आप लोगों को, जिसको ईगो बोलते हैं, ईगो ये वास्तविकता सिद्धांत पर निर्देशित होता है। वास्तविकता सिद्धांत से जो है ये निर्देशित होता है। ठीक। और प्राहम जो हमारा नैतिक सिद्धांत से निर्देशित होता है या नैतिकता। ठीक ना। तो ये जरूर आप लोग याद रखिएगा कि इदम जो हमारा आनंद सिद्धांत से हो गया, ये हमारा जो वास्तविकता सिद्धांत से निर्देशित हो गया। ठीक। और उसके बाद जो हमारा ये नैतिक सिद्धांत से निर्देशित हो गया, ये वास्तविकता हो गया। ठीक ना। कहीं गलत होगा तो अपना सुधार लीजिएगा। वास्तविकता जो हमको लग रहा है गलत लिखा हुआ है, बाकी आप लोग जो है इसको सुधार लीजिएगा। ठीक ना। वास्तविकता होगा, वास्तविकता
विकता। ठीक है, आगे चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न का याद रखिएगा, सही उत्तर हमारा ईड होगा, जिसको आईडी से सूचित करते हैं और इदम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा इसका सही उत्तर होगा। ठीक, इसके बाद जो है आगे चलेंगे 19वां नंबर प्रश्न पे। ये 18 नंबर प्रश्न था, हाँ 19 नंबर प्रश्न पे चलेंगे, जिसमें दिया जा रहा है कि मनोवृत्ति का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा जो प्रभावित नहीं होता है। मनोवृत्ति का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा प्रभावित नहीं होता है। सामाजिक सीखना, विश्वसनीय सूचनाएं, आवश्यकता पूर्ति और श्रोता की विशेषता। तो मनोवृत्ति का निर्माण जो किस कारक द्वारा प्रभावित नहीं होता, तो श्रोता की विशेषता से नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इस 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जो हम लोग 20 नंबर प्रश्न पर चलेंगे, जिसमें दिया जा रहा है कि परिवार एक समूह का उदाहरण है। मतलब किस समूह का उदाहरण है, प्राथमिक समूह, द्वितीय समूह, संदर्भ या इनमें से कोई नहीं। तो परिवार याद रखना है किस समूह का उदाहरण होगा, तो प्राथमिक समूह का उदाहरण होगा। ठीक ना, प्राथमिक समूह का जो है यह उदाहरण होगा, प्राथमिक समूह का, प्राथमिक समूह का। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये प्राथमिक समूह का उदाहरण है। इसके बाद आगे चलेंगे 21 नंबर प्रश्न पर, जिसमें दिया जा रहा है कि पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या कितनी है। पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या कितनी है ये पूछा जा रहा है। तो घटकों की संख्या कितनी है, तो 3 है। 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद आगे चलेंगे 22 नंबर प्रश्न का, जिसमें दिया जा रहा है कि मनोवृत्ति परिवर्तन के 2 स्तरीय संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया। मनोवृत्ति परिवर्तन के 2 स्तरीय संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया। मोहम्मद सुलेमान, AK सिंह, SM मोहसिन या JP दास ने। तो मनोवृत्ति परिवर्तन के 2 स्तरीय संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया, तो MS मोहसिन ने किया था। तो सी नंबर ऑप्शन बी 22 नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ेंगे 23 नंबर प्रश्न पर, जिसमें दिया जा रहा है कि एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होगी। तो कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होगी, तो वो हमारा 2 सदस्य होगा। ठीक ना, कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होगी, तो 2 सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो डी नंबर प्रश्न डी कर रहे हैं। 23 नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक ना, इसके बाद आगे चलेंगे 24 नंबर प्रश्न पे, जिसमें हमारा दिया जा रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं समझा जाता है। कार्ल युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं समझा जाता है। तो पहला नंबर ऑप्शन तेरा बहिर्मुखी, दूसरा नंबर ऑप्शन तेरा एंड्रोमॉर्फी, तीसरा नंबर ऑप्शन तेरा अंतर्मुखी और चौथा नंबर ऑप्शन दे रहा है उभयमुखी। तो अब बात आप लोग को समझना है कि आप लोग को हम पहले भी बता चुके हैं कि युंग का जो व्यक्तित्व प्रकार है वो 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का है। जिसमें पहला नंबर हमारा बहिर्मुखी हो गया, पहला नंबर हमारा क्या हो गया, पहला नंबर हमारा जो है बहिर्मुखी हो गया। पहला नंबर हमारा बहिर्मुखी, पहला नंबर हमारा बहिर्मुखी है। ठीक, पहला नंबर बहिर्मुखी हो गया। दूसरा नंबर की बात करेंगे तो अंतर्मुखी हो गया। दूसरा नंबर की बात करेंगे तो अंतर्मुखी हो गया। ठीक, और तीसरा नंबर हमारा उभयमुखी हो गया। तीसरा नंबर क्या हो गया, उभयमुखी, उभयमुखी, उभयमुखी हो गया। तो ये तीनों तो युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है। ठीक, यहाँ ऑप्शन में भी दिया है बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी, लेकिन जो ये एंड्रोमॉर्फी है ये नहीं समझा जाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग जरूर याद रखिएगा, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी कार्ल युंग के द्वारा दिया गया एक व्यक्तित्व प्रकार का महत्वपूर्ण संप्रदाय है। ठीक, इसके बाद जो है आगे चलेंगे 25 नंबर प्रश्न पर, जिसमें दिया जा रहा है कि विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकता में उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई विक्षोभ या तनाव की स्थिति क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो हमारा द्वंद्व कहलाता है। तो 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद 26 नंबर प्रश्न पर चलेंगे, जिसमें दिया जा रहा है कि अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस, जिसको तनाव या दबाव बोलते हैं, की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। जर्मन से, हिंदी से, ग्रीक से या लैटिन से। तो अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो वो लैटिन भाषा से हुई है। तो 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 27 नंबर प्रश्न पर चलेंगे, जिसमें दे रहा है कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हंस शैली किस क्षेत्र से संबंधित है। तो तनाव के अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित है। तो 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद आगे चलेंगे 28 नंबर प्रश्न पर, जिसमें दिया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति है। तो नवीनतम पद्धति क्या है, तो DSM-4 है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा इस 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा।
इसी तरह 29 नंबर प्रश्न पर चलेंगे, जिसमें दिया जा रहा है कि आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो व्यक्तित्व कहा जाता है। तो 29 नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद में आगे चलेंगे 30 नंबर प्रश्न में, जिसमें दिया जा रहा है कि थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, याद रखिएगा कि थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित है, तो वो 7 है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके बाद जो है आगे चलेंगे 31 नंबर प्रश्न पे, इसमें दिया जा रहा है कि व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषक उपागम का अग्रणीय कौन है। व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषक उपागम का अग्रणीय कौन है, तो कौन है, तो वो आल्पोर्ट है। तो हमारा 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद 32 नंबर प्रश्न पर चलेंगे, जिसमें दिया जा रहा है कि किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रत्यय दिया। तो किसने दिया था, तो वो फ्रायड ने दिए हैं, ठीक ना। तो 32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद आगे चलेंगे 33 नंबर प्रश्न का, जिसमें दिया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सनाई विकृति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सनाई विकृति नहीं है, तो ये कौन नहीं है, तो मनोविदालिता है। मनोविदालिता सनाई विकृति नहीं है। तो 35 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद जो है आगे चलेंगे 34 नंबर प्रश्न पर, जिसमें दिया जा रहा है कि बाह्य आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, अनुकूलन, बर्न आउट, समायोजन या खिंचाव। तो बाह्य आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया क्या कहा जाता है, तो अनुकूलन कहा जाएगा। 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद 35 नंबर प्रश्न पर चलेंगे, जिसमें दिया जा रहा है कि दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। तो कौन सी विशेषता नहीं पाई जाएगी, ऑप्शन नंबर 1 है दुश्चिंतता, दूसरा नंबर का प्रतिबद्धता, तीसरा नंबर ऑप्शन का चुनौती और चौथा नंबर ऑप्शन का नियंत्रण। तो दबाव प्रतिरोधी व्यक्ति में या व्यक्तित्व में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है, तो उसमें नियंत्रण नहीं पाया जाता है। तो 35 नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद आगे चलेंगे 36 नंबर प्रश्न पर, जिसमें दिया जा रहा है कि किसने सर्वप्रथम स्वीकार किया कि द्वंद्व एवं अंतर व्यक्तिक संबंधों में बाधा मानसिक विकारों में महत्वपूर्ण कारक है। तो किसने किया, तो सुकरात ने किया था। तो 36 नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद जो है 37 नंबर प्रश्न पर चलेंगे, जिसमें दिया जा रहा है कि पूर्वाग्रह एक प्रकार है। तो पूर्वाग्रह किसका प्रकार है, तो ये हमारा मनोवृत्ति का प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह आगे चलेंगे 38 नंबर प्रश्न में, जिसमें दिया जा रहा है कि निम्नलिखित में संख्या कौन कार्य रूप विकार है। पीड़ा विकार, काय अवलंबित विकार, परिवर्तन विकार या इनमें से सभी। तो काय रूप विकार कौन सा है, तो ये सभी होगा। तो इसलिए हमारा 38 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग 39वां नंबर प्रश्न को, जिसमें कह रहा है कि जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि यानी IQ 90 से 100 के बीच होगा, 90 से 100 के बीच होगा, तो उन्हें क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं, मूल कहते हैं, सामान्य कहते हैं, प्रतिभाशाली कहेंगे। तो आप लोग को हम बताए थे कि जिन व्यक्तियों की IQ या बुद्धि लब्धि 90 से 110 होता है, तो हमारा वो क्या कहलाता है, सामान्य कहलाता है। सामान्य कहलाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, औसत भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, औसत भी बोलते हैं, या इसको हम लोग एवरेज भी कहते हैं। तो 90 से 110 या फिर 90 से 100 कह रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो सामान्य व्यक्ति होगा। तो इसलिए 39 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद हम लोग अगर देखेंगे 40 नंबर प्रश्न को, जिसमें कहा गया है कि फ्रायड के अनुसार ऑडिप्स की अवधि में बालक प्रतियोगिता करता है। फ्रायड के अनुसार ऑडिप्स की अवधि में बालक प्रतियोगिता करता है, किसके साथ, तो वो माता के साथ करता है। तो इसलिए 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। इसके बाद जो है 41 नंबर प्रश्न पर चलेंगे, जिसमें दिया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है। युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत कहा जा रहा है। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग किए थे कि युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत कौन नहीं समझा जाता है, लेकिन यहाँ पे कहा कि कौन समझा जाता है। तो पहला नंबर ऑप्शन का अंतर्मुखी, दूसरा नंबर ऑप्शन का गोलाकार, तीसरा नंबर ऑप्शन का लंबाकार, चौथा नंबर ऑप्शन का आयताकार। तो अगर इन चारों ऑप्शन में से अगर हम देखेंगे तो गोलाकार, लंबाकार और आयताकार, ये तीनों जो है सेल्डन के व्यक्तित्व के प्रकार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, सेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत। लेकिन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत पूछा जा रहा है, तो कौन होगा, तो वो अंतर्मुखी होगा। क्योंकि अभी हम पहले ही बताया आप लोग को कि उभयमुखी हो, अंतर्मुखी हो और बहिर्मुखी हो, तो ये तीनों व्यक्तित्व प्रकार किसका है, तो युंग का है, ठीक। अब यहाँ पे गोलाकार, लंबाकार, आयताकार लिखा है, तो किसका है, तो सेल्डन का है। लेकिन अगर मान लो पूछ दे क्रेस्मर का,
क्रेस्मर का भी आप लोग पढ़े होंगे, क्रेस्मर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो क्रेस्मर जो है व्यक्तित्व प्रकार कितना दिया है, व्यक्तित्व का प्रकार तो याद रखना है 4 है, पुष्टकाय, स्थूलकाय, कृषिकाय और विशालकाय। ये 4 जो इनका व्यक्तित्व प्रकार है, तो ये जरूर आप लोग याद रखिएगा क्रेस्मर का। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है 41 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जो है 42 नंबर प्रश्न पे चलेंगे, जिसमें दिया जा रहा है कि सामान्य अनुकूलन संरक्षण, जिसको हम लोग शॉर्टकट में या इंग्लिश में क्या कहते हैं, GAS कहते हैं। GS के संप्रदाय को किसने प्रस्तुत किया, तो किसने प्रस्तुत किया, तो वो हंस शैली ने किए थे, हंस शैली ने किए थे। तो 42 नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद आगे बात करेंगे 43 नंबर प्रश्न का, जिसमें दिया जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन बुलिमिया विकार है। बुलिमिया विकार कौन सा है, भोजन विकार है कि नैतिक विकार है कि भावनात्मक विकार है या चरित्र विकार है। तो कौन सा विकार है, तो भोजन विकार को हम लोग क्या कहते हैं, बुलिमिया विकार कहते हैं। तो 43 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह आगे चलेंगे 44 नंबर प्रश्न पर, जिसमें दिया जा रहा है कि मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया। आप लोग चिकित्सा वाले पाठ में पढ़े होंगे मनोगत्यात्मक चिकित्सा के बारे में। तो मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया तो याद रखना है फ्रायड ने किया था, सिगमंड फ्रायड ने। तो हमारा 44 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या होगा, तो वो फ्रायड होगा, सिगमंड फ्रायड। इसके बाद हम लोग 45 नंबर प्रश्न पे चलेंगे, जिसमें दे रहे हैं हमारा 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संतुलन या पीओएक्स का संप्रदाय किसने प्रस्तावित किया। मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संतुलन या पीओएक्स का संप्रदाय का किसने प्रस्तावित किया। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है मोहम्मद सुलेमान, दूसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है एसएम मोहसिन, तीसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है फ्रिटज हाइडर और चौथा नंबर ऑप्शन कह रहा है इब्राहिम मिस्लो। तो मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संतुलन या पीओएक्स मॉडल का प्रतिपादन किसने किया, तो फ्रिटज हाइडर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा 45 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है आगे देखेंगे हम लोग 46 नंबर प्रश्न, जिसमें दे रहा है कि परिवार एक उदाहरण है, किस समूह का उदाहरण है, तो याद रखना है प्राथमिक समूह का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इस 46 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे 47 नंबर प्रश्न का, जिसमें दे रहा है कि किसने कहा है कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। किसने कहा, बीने ने कहा कि टर्मन ने कहा कि रेबर ने कहा कि इनमें से कोई नहीं। तो किसने कहा, तो टर्मन ने कहा। टर्मन को ही याद रखना है, टर्मैन भी बोलते हैं, टर्मैन भी कहा जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद चलेंगे हम लोग 27 नंबर प्रश्न पे, जिसमें दिया जा रहा है कि परामर्श का उद्देश्य होता है। परामर्श का उद्देश्य होता है विकासात्मक, निरोधात्मक, उपचारात्मक, इनमें से सभी। तो परामर्श का उद्देश्य होता है किसमें, तो इनमें से सभी में होता है। तो 48 नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखेंगे 49 नंबर प्रश्न का, जिसमें दे रहा है कि जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है, यानी आईक्यू कह रहा है व्यक्तियों का आईक्यू कि 80 से 89 के बीच होगा, तो उन्हें क्या कहेंगे। अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे थे व्यक्ति का आईक्यू 90 से 100 के बीच में, 90 से 100 के बीच में देखे थे, जो सामान्य था। अब आगे अभी कह रहा है, अभी आईक्यू कह रहा है कि जिन व्यक्तियों का आईक्यू जो 80 से 89 के बीच में होगा, तो यहाँ ऑप्शन दे रहा प्रतिभाशाली, मूढ़, सुस्त और सामान्य। तो सामान्य होगा नहीं, मूढ़ होगा नहीं, प्रतिभाशाली होगा नहीं, सुस्त होगा। और सुस्त को ही क्या कहते हैं, मंद कहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि मंद दे या सुस्त दे, तो कंफ्यूज नहीं करना है कि जिन व्यक्तियों का आईक्यू देखना है कि 80 से 89 के बीच पूछा गया है, तो हमारा वो क्या होगा, मंद में कहलाएगा या सुस्त कहलाता है। तो 49 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये आप लोग को बात समझ में आ गया। तो आगे बढ़ेंगे अब हम लोग 50वां नंबर प्रश्न पे। आज का हमारा जो 50वां नंबर प्रश्न है, ये कह रहा है कि फ्रायड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती है, किसके साथ, बहन से, भाई से, माँ से या पिता से। तो इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता किसके साथ करती है, तो पिता के साथ करती है। तो डी नंबर ऑप्शन जो है हमारा 50 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो आज का हमारा जो ये टोटल अभी तक हमने जो 50 प्रश्न किए मनोविज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इन 50 प्रश्नों में से जो है आपने कितना प्रश्न को सही से जवाब दिया। बाकी आगे हम लोग जो है अपने इस सेशन को आगे जारी रखेंगे, जिसमें आज का हमारा 51वां नंबर प्रश्न है। 51 नंबर प्रश्न का है कि निम्नलिखित में से कौन सेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है। अब यहाँ पे देखिए
क्वेश्चन क्या किया, शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत पूछा गया। और अभी थोड़ी देर पहले हम आप लोग को बताएं कि शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार कौन कौन से हैं, तो गोलाकार, आयताकार, लंबाकार है, तो यहाँ वही पूछा गया है। तो ऑप्शन पहला नंबर दे रहा है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, गोलाकार, उभयमुखी। तो आप लोग आंख बंद के मार देंगे कि गोलाकार जो है शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। बाकी और सब यूं के व्यक्तित्व के प्रकार के अंतर्गत समझा गया है। इसी तरह आगे देखेंगे 52 नंबर प्रश्न को, जिसमें कहा है कि किसने बुद्धि लब्धि यानी जिसको हम लोग आईक्यू बोलते हैं, आईक्यू के संप्रदाय को विकसित किया। तो किसने विकसित किया, तो बीने ने किया है। तो 52 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसी तरह आगे देखेंगे 53 नंबर प्रश्न को, जिसमें कह रहा है कि प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो किसने प्रस्तुत किया, तो लुईस थर्स्टन ने किया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा 53 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है 54 नंबर प्रश्न पर चलेंगे, जिसमें दिया जा रहा है कि किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ। किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ, तो 1994 में विकसित हुआ। तो 54 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर। इसी तरह आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन को, जिसमें कहना है कि मानसिक उम्र के संप्रदाय को किसने विकसित किया। मानसिक उम्र जिसको एमए बोलते हैं, जहां पे हम लोग आईक्यू में जो है प्रयोग करते हैं, तो मानसिक उम्र के संप्रदाय को किसने विकसित किया, तो इसे भी किसने विकसित किया, तो बीने ने किया था, बीने ने। तो 55 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ये जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद 56 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इसने आत्म सिद्धांत की अवधारणा को प्रस्तुत किया। किसने आत्म सिद्धांत की अवधारणा को प्रस्तुत किया, तो वो अब्राहम मास्लो होंगे या मास्लो होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 56 नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर। इसी तरह आगे देखेंगे 57 नंबर प्रश्न में, जिसमें कह रहा है कि सामूहिक अचेतन, सामूहिक अचेतन के विषय को कहा जाता है। सामूहिक अचेतन के विषय को कहा जाता है, तो यहाँ ऑप्शन दे रहे हैं मनोग्रंथि, आर्किटाइप, पर्सोना, एनिमा। तो सामूहिक अचेतन को किसने प्रस्तुत किया, पहले तो ये जान लेंगे कि कार्ल यूंग ने किया। कार्ल यूंग ने जो है व्यक्तित्व को 3 प्रकार में बांटा, ये भी याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि सामूहिक अचेतन के विषय को क्या कहा जाता है, तो आर्किटाइप या आद्य रूप कहा जाता है। आद्य रूप, आद्य रूप कहा जाता है, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये आर्किटाइप कहा जाता है, ये याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 57 नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा। इसके बाद 58 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति है। तो कौन नवीनतम पद्धति है, तो DSM-4 है। तो हमारा 58 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद जो है 59 नंबर प्रश्न पर चलेंगे, जिसमें दे रहा है कि रोसार्ग परीक्षण क्या है। रोसार्ग परीक्षण क्या है, बुद्धि परीक्षण है कि अभिक्षमता परीक्षण है कि प्रक्षेपी परीक्षण है, या इनमें से कोई नहीं। तो रोसार्ग परीक्षण क्या है, तो वो प्रक्षेपी परीक्षण है। तो 59 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद जो है 60 नंबर प्रश्न पर चलेंगे, जिसमें दे रहा है कि एडलर के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है। तो आप लोग पढ़े होंगे, एडलर के मनोविज्ञान को व्यक्तिक मनोविज्ञान कहा जाता है। व्यक्तिक मनोविज्ञान जो है एडलर के मनोविज्ञान को कहा जाता है। तो हमारा 60 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये ध्यान में आप लोग को रखना है। इसके बाद आगे चलेंगे 61 नंबर प्रश्न पे। ये भी VBI जो है मोस्ट इंपोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है, कहा जा रहा है कि सेवार्थी केंद्रीय चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया। सेवार्थी केंद्रीय चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया, तो याद रखना है किसने किया था, तो रोजर्स ने किया था, कार्ल रोजर्स ने। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा 61 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक। इसके बाद हम लोग 62 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जिसमें दे रहा है कि नलिका विहीन ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है। नलिका विहीन ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो 62 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद 63 नंबर प्रश्न में चलेंगे, तो इसमें दे रहा है कि पूर्वाग्रह एक प्रकार है, किसका, तो मनोवृत्ति का प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा 63 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह 64 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि किस चिकित्सा पद्धति में सीखने के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग अधिगम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिगम भी बोलते हैं। अधिगम मतलब होता है सीखना। ठीक। तो किस चिकित्सा पद्धति में सीखने के सिद्धांतों का प्रयोग होता है, तो किसमें होता है, तो व्यवहार चिकित्सा में होता है। व्यवहार चिकित्सा में हम लोग अधिगम के सिद्धांतों या सीखने के सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। तो 64 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर
सी होगा। इसके बाद जो है हम लोग आगे देखेंगे 65 नंबर प्रश्न को, जिसमें दे रहा है कि कौन थार्नडाइक के सीखने का नियम नहीं है। कौन थार्नडाइक के सीखने का नियम नहीं है? साहचर्य नियम, तत्परता नियम, अभ्यास का नियम या प्रभाव का नियम। तो अगर हम बात करेंगे थार्नडाइक के सीखने का नियम का, तो 3 नियम है, तत्परता है, अभ्यास है, प्रभाव, लेकिन साहचर्य नियम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा 65 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे 66 नंबर प्रश्न को, जिसमें दे रहा है कि मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ निरीक्षण विधि का प्रवर्तक कौन है। तो प्रवर्तक कौन है? तो वो ऊंट है। तो 66 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसी तरह आगे बढ़ेंगे 67 नंबर प्रश्न को, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बुद्धि परीक्षण जो है शाब्दिक परीक्षण है। शाब्दिक परीक्षण कौन सा है? तो आप लोग को पहले बताया कि पास एलान परीक्षण क्या है, ये अशाब्दिक परीक्षण है। पास एलान परीक्षण क्या है? ये अशाब्दिक परीक्षण है। ठीक, ब्लॉक डिजाइन परीक्षण ये भी बताए थे कि ये भी अशाब्दिक परीक्षण है। ये भी हम बताए थे आप लोगों की अशाब्दिक परीक्षण है। धन निर्माण परीक्षण जो ये भी हम बताए थे कि ये भी अशाब्दिक परीक्षण है। ठीक, ये भी अशाब्दिक परीक्षण है। लेकिन स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण या बिने परीक्षण ये क्या है? शाब्दिक परीक्षण है। ये क्या है? शाब्दिक परीक्षण है। तो इसलिए हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी 67 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि शाब्दिक परीक्षण कौन होगा? तो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण होगा। क्लियर? इसी तरह आगे चलेंगे 68 नंबर प्रश्न पे, जिसमें दे रहा है हमारा कि कुंठा आक्रामकता सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया। तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया? तो जॉन डॉलार्ड के द्वारा किया गया। तो 68 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 69 नंबर प्रश्न का, जिसमें दे रहा है कि विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई विक्षोभ या तनाव की स्थिति क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो वो द्वंद्व कहलाता है। तो 69 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद जो है 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ होता है। व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर एक है कि व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर, दूसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में विभिन्नता से, और तीसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है कि ए और बी दोनों, और चौथा नंबर ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ होता है दोनों, यानी व्यक्तियों की विशेषताओं में भी अंतर होगा और व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में भी विभिन्नता होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा 70 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ेंगे 71 नंबर प्रश्न पे, जिसमें दिया जा रहा है कि बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा जाता है। बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा जाता है। तो किनके सिद्धांत को कारकीय सिद्धांत कहा जाता है? तो बिने का। तो 71 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 72 नंबर प्रश्न पर चलेंगे, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन स्व का प्रकार नहीं है। स्व का प्रकार कौन नहीं है? तो पहला नंबर ऑप्शन कह रहा है पहचान स्व, दूसरा कह रहा है व्यक्तिगत स्व, तीसरा नंबर सामाजिक स्व और चौथा नंबर संबंधात्मक स्व। तो पहचान स्व तो ये तो है, व्यक्तिगत स्व भी है और संबंधात्मक स्व भी है, लेकिन सामाजिक स्व जो है स्व का प्रकार नहीं है। तो इसलिए सी नंबर ऑप्शन जो है हमारा इस 72 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग 73 नंबर प्रश्न पे, जिसमें दिया जा रहा है कि निम्नांकित में किसे स्व का भावनात्मक पहलू माना गया है। निम्नांकित में किसे स्व का भावनात्मक पहलू माना गया है? तो आत्मसम्मान को माना गया है। तो बी नंबर ऑप्शन जो है 73 नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह आगे देखेंगे 74 नंबर प्रश्न को, जिसमें दे रहा है कि टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया। टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? तो मोरिस ने किया है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेयर फ्रीडमैन और रे रोजेनमैन ने टाइप ए और टाइप बी प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन किया या बखान किया है, लेकिन सी का कौन किया? तो मोरिस ने किया है। ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। इसी तरह आगे बढ़ेंगे 74 कह रहे हैं, कौन सा प्रश्न था इसके पहले? हाँ, इसके पहले 74 नंबर प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। 75वां नंबर प्रश्न का बारी है, जिसमें कहा जा रहा है कि कथानक अपबोध परीक्षण के निर्माता कौन है। अभी हम जब शुरू में ही जो है आप लोग को बताए थे टीएटी के बारे में। टीएटी एक तरीके का किस तरह का परीक्षण है? तो प्रक्षेपी परीक्षण है, आप लोग याद रखिएगा। प्रक्षेपी परीक्षण है ये, प्रक्षेपी परीक्षण। और ये जो है प्रक्षेपी परीक्षण जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया, यानी टीएटी कथानक अपवाद परीक्षण, तो मर्रे मार्गन के द्वारा। ये भी हम अभी आप लोग को बताए थे, तो इसलिए याद रखना है कि कथानक अपवाद परीक्षण का निर्माता कौन है? तो मर्रे एवं मार्गन है। ठीक, ये याद रखना है।
इसके बाद 76 नंबर प्रश्न की बारी है, जिसमें कहा जा रहा है कि व्यक्तित्व के सिलगुण उपागम के अग्रणीय मनोवैज्ञानिक किसे कहा गया है। व्यक्तित्व के सिलगुण उपागम के अग्रणीय मनोवैज्ञानिक किसे कहा गया है, तो आलपोर्ट को कहा गया है। तो 76 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद आगे चलेंगे 77 नंबर प्रश्न पे, जिसमें दे रहा है कि एक ध्रुवीय विषाद का दूसरा नाम क्या है। तो एक ध्रुवीय विषाद का दूसरा नाम क्या है, तो वो विषादी मनोविकृति है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा 77 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है आगे देखेंगे 78 नंबर प्रश्न को, जिसमें दे रहा है कि कैटेटोनिक स्टूपर जो है एक लक्षण है किसका। तो किसका लक्षण, तो मनोविदालिता का लक्षण है। ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। तो 78 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद जो है आगे चलेंगे 78 के बाद 79 नंबर प्रश्न पर, जिसमें कह रहा है कि जिस बच्चे की आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि 35 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है। जिसमें पहला नंबर कह रहा है कि सौम्य मानसिक दुर्बलता, दूसरा अगर साधारण मानसिक दुर्बलता, तीसरा गंभीर मानसिक दुर्बलता और तीसरा अति गंभीर मानसिक दुर्बलता। तो जिन व्यक्तियों की आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि 35 से 49 के बीच होती है उसे सौम्य मानसिक दुर्बलता में रखा जाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है 79 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 79 नंबर प्रश्न का। इसके बाद अगर हम 80 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जिसमें दे रहा है कि किस चिकित्सा में आधानुकूलन के नियम प्रयुक्त होते हैं। किस चिकित्सा में जो है आधानुकूलन के नियम प्रयुक्त होते हैं, तो किसमें होते हैं, तो व्यवहार चिकित्सा में होते हैं। तो 80 नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद 81 नंबर प्रश्न को देखेंगे, कह रहा है कि पतंजलि का नाम किससे संबंधित